तो काफी सारे एलियन पैरासाइट क्रीचर धरती पर आने के बाद धरती पर मौजूद काफी सारे लोगों के ब्रेन को खा लेते हैं और उनकी बॉडी पर कंट्रोल करने के बाद अपने इस मकसद के साथ जीने लगते हैं कि वो ह्यूमन को पूरी तरह से खत्म कर पैरासाइट के राज को धरती पर कायम करेंगे। लेकिन उस वक्त हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एक ऐसी पैरासाइट से जो कि काफी ज्यादा कमजोर पैरासाइट थी और वो एक लड़की के ऊपर अटैक करने के बाद उसकी बॉडी को तो कंट्रोल कर लेती है पर दिन में सिर्फ 15 मिनट के लिए। और वही लड़की हमारी कहानी की मेन लीड थी जिसका नाम था सुइन। और सुइन के अलावा हमें कुछ और कैरेक्टर को भी याद रखना है जिसमें शामिल थी चोई जो कि एक ऐसी टास्क फोर्स की हेड थी जो कि पैरासाइट को मारने का काम करा करती थी। साथ ही किम जो कि सुइन के अंकल थे, साथ ही उसी टास्क फोर्स के मेंबर थे जो कि पैरासाइट को मारने का काम करती थी। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग एक पार्टी का सीन देख पाते हैं जहां पर काफी सारे अजीब तरह के क्रिएचर की बारिश होती है जो कि सीधा स्पेस से यहाँ पर आकर टपके थे। और इन्हीं क्रिएचर्स को बोला जाता था पैरासाइट जो कि वहां पर मौजूद एक आदमी के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं और उसके बाद वो आदमी वहां पर मौजूद सभी लोगों को जान से मारना चालू कर देता है। तब वहां पर भगदड़ मच जाती है और वो पैरासाइट बहुत से लोगों को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग कहानी की मेन लीड सुइन को देख पाते हैं जो कि एक मॉल में कैशियर का काम करा करती थी। और अब काम के दौरान सुइन की एक आदमी से बहसबाजी हो गई थी जो कि असल में एक क्रिमिनल था और वो सुइन की शिफ्ट के खत्म होने का वेट करता है। फिर जब सुइन अपने घर की तरफ जाने लगती है तो वो उसके ऊपर अटैक कर देता है जिस दौरान उसने सुइन को बहुत ज्यादा स्टैप करा था और सुइन के बचने का जरा भी चांस नहीं था। पर तभी हम लोग एक पैरासाइट को उसके नजदीक पड़ा हुआ देख पाते हैं जो कि सुइन की बॉडी में एंटर कर जाता है। और अब हम लोग वापस से उसी क्रिमिनल को देख पाते हैं जिसके हाव भाव पूरी तरह से चेंज हो गए थे और अचानक से ही वो दो हिस्सों में कट जाता है। आगे सीन आता है हॉस्पिटल में जहां पर हम लोग किम नाम के एक डिटेक्टिव को देख पाते हैं जो कि सुइन के ही केस को स्टडी करने के लिए आया था। और फिर जब सुइन किम से बात करती है तो हम लोग जान पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। असल में बचपन में सुइन के पिता सुइन की मां को बहुत बुरी तरह से मारते थे जिससे परेशान होकर सुइन की मां ने सुइन के पिता को छोड़ दिया था। पर सुइन की मां के जाने के बाद सुइन के पिता सुइन को ही मारने लगे। तब सुइन ने भी उनके खिलाफ एक्शन लिया और पुलिस वालों को सारी की सारी चीजें बता दी और जिस पुलिस वाले को सुइन ने सब बताया था वो किम ही था। इसके बाद किम ने ही उसकी देखभाल करी और उसको अपने घर में रखा। तब किम सुइन से आज के इंसिडेंट के बारे में पूछता है जिस पर सुइन उसे बताती है कि आज उस क्रिमिनल ने इसके ऊपर अटैक करा और इसको काफी बार स्टैब भी करा। पर अभी के टाइम पर जब सुइन की बॉडी को चेक करा जाता है तो उसकी बॉडी पर एक भी स्टैब का निशान नहीं था। जो चीज देखने के बाद सुइन भी काफी ज्यादा शॉक थी क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि उस क्रिमिनल ने उसके साथ क्या हरकत करी थी। पर किम को सुइन की बात पर भरोसा नहीं होता। उसे लग रहा था कि सुइन काफी ज्यादा डर गई है इसीलिए बैकी बैकी बातें कर रही है। और तब वो सुइन को आराम करने के लिए बोलकर यहाँ से चले जाती हैं। वहीं हम लोग कैंगबू नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि गैंग के लिए हिटमैन का काम करा करता था और अभी के टाइम पर ये एक दूसरे गैंग के लीडर को मारने के लिए आया हुआ था। लेकिन जब कांगबू गैंगस्टर बॉस को मारने की कोशिश करता है तो वो आदमी उल्टा इसके ऊपर ही अटैक कर देता है और अब उसके सारे साथी कांगबू के पीछे लग गए थे। तब कांगबू अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले अपने फोन को फेंकता है और उसके बाद चुपके से अपनी बहनों के घर में चला जाता है जहां पर उसकी दो बहन रहा करती थी। लेकिन वहां पर जाने के बाद कांगबू नोटिस करता है कि उसकी छोटी बहन तो घर पर है ही नहीं, साथ ही उसकी बड़ी बहन भी उससे बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रही थी। तब कांगबू अपनी छोटी बहन के रूम में जाता है जहां पर उसकी छोटी बहन का फोन रखा हुआ था। जो चीज देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि उसकी छोटी बहन बिना फोन के कहीं पर नहीं जाती थी। इसीलिए अब कांगबू डिसाइड करता है कि वो अपनी बड़ी बहन ही के ऊपर नजर रखेगा। अब शहर के किसी कोने में हम लोग एक आदमी को देख पाते हैं जैसे एक बहुत सुंदर सी औरत अपने साथ कहीं पर लेकर जा रही थी। तब उस आदमी को लगता है कि ये औरत उसके साथ फिजिकल होना चाहती है इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। तब वो आदमी उस लड़की का पीछा करते हुए एक अजीब सी बिल्डिंग में आ जाता है जहां पर और भी काफी सारे लोग मौजूद थे। जो चीज देखने के बाद वो आदमी काफी ज्यादा डर जाता है और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि असल में वो सभी लोग पैरासाइट थे जो अब उस इंसान को खाने के लिए अपने दरियाई घोड़े जैसे मुंह को खोल लेते हैं। अब वो उसे जान से मारने ही वाले थे पर तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक टास्क फोर्स की जो कि असल में पैरासाइट का ही शिकार करा करती थी। अब उन लोगों को देखने के बाद यहाँ पर सभी पैरासाइट भागने की कोशिश करने लगते हैं और ये टास्क फोर्स वाले एक एक पैरासाइट को पकड़कर जान से मारने लगते हैं।
तब एक पैरासाइट भागता हुआ बाहर की तरफ चला जाता है और अचानक से ही उसे उसके दिमाग में एक रिंगिंग साउंड सुनाई देता है जो कि पास की एक वैन से आ रहा था। जो चीज देखने के बाद वो उस वैन की तरफ जाता है और उसमें हम लोग एक और पैरासाइट को देख पाते हैं जिसे एक अजीब तरह का हेलमेट पहनाकर बांधा हुआ था। लेकिन तभी वहां पर चोई पहुंच जाती है जो कि उस पैरासाइट को जान से मार देती है और उस हेलमेट पहने पैरासाइट की तरफ देखने लगती है। तब चोई की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि वो पैरासाइट जिसको हेलमेट पहनाया हुआ था, इसको ये लोग द हंटिंग डॉग कहते हैं, क्योंकि इसी पैरासाइट की मदद से ये लोग बाकी सभी पैरासाइट तक पहुंचते थे और उन्हें खत्म करने का काम करते थे। अब आगे जब चोई उस बिल्डिंग के अंदर जाकर देखती है तब वहां पर काफी सारे ह्यूमन की लाश रखी हुई थी। इसका मतलब यही था कि ये जगह पैरासाइट का एक फूड स्टोरेज थी जहां पर वो ह्यूमंस को मारने के बाद रखा करते थे। जो चीज देखने के बाद चोई काफी ज्यादा शॉक थी। वहीं हम लोग सुइन को देख पाते हैं जो कि जब डिस्चार्ज होकर अपने घर की तरफ जा रही थी तभी अचानक से ही उसे बस में मौजूद काफी सारे लोग घूरने लगते हैं। तभी सुइन को भी अपने दिमाग में एक रिंगिंग साउंड सुनाई देता है और सुइन उन लोगों से अनकंफर्टेबल महसूस करते हुए बस से नीचे उतर जाती है। तभी अचानक से ही उसके सामने दो लोग और आते हैं जो कि उसे उसी तरह से घूर रहे थे, जो कि खुद भी पैरासाइट थे और वो चाहते थे कि सुइन भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाए। तब सुइन उनके साथ चलने लगती है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग उसको कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तब हम लोग यहाँ पर कांगवू को भी देख पाते हैं जो कि अपनी बहन का पीछा करते हुए इस जगह पर आ गया था। तब वो यहाँ पर सुइन को भी देखता है और इन लोगों का धीरे धीरे पीछा करने लगता है। तब यहाँ पर ही और साथ ही दूसरा पैरासाइट सुइन को अपने पैरासाइट फॉर्म में आकर दिखाते हैं और सुइन का पैरासाइट भी अपने फॉर्म में आ जाता है। जो चीज देखने के बाद इन लोगों को कंफर्म हो गया था कि सुइन सच में एक पैरासाइट है। लेकिन सैंगवू जो कि पीछे से खड़ा होकर ये सब देख रहा था उसकी पटके चार हो जाती है, पर अभी के टाइम पर वो कुछ भी नहीं करता। तब हम लोग देख पाते हैं कि वो दो पैरासाइट यहाँ पर सुइन को एक चर्च का एड्रेस देते हैं और उसे वहां पर आने को बोलकर खुद यहाँ से चले जाते हैं। फिर उन दो घातक पैरासाइट के यहाँ से जाने के बाद सैंगवू सुइन के पैरासाइट के सामने आता है और उससे बातें करने लगता है। तब इन लोगों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में सुइन के अंदर का पैरासाइट चाहता है कि सुइन को सुइन के अंदर के पैरासाइट के बारे में पता चले, क्योंकि सुइन के अंदर मौजूद पैरासाइट जब उसके ऊपर अपना कंट्रोल लेता था तो सुइन को कुछ भी याद नहीं रहता था। तब कैंगवू भी उस पैरासाइट की बात को मान जाता है और सुइन के वापस से कंट्रोल में आने पर उसे सारी की सारी बात बता देता है। जो चीज जानने के बाद सुइन काफी ज्यादा शॉक थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो पैरासाइट से छुटकारा कैसे पाए। लेकिन तब यहाँ पर सैंगवू सुइन को बताता है कि वो पैरासाइट असल में सिर्फ 15 मिनट के लिए ही पूरे दिन में सुइन की बॉडी को कंट्रोल कर सकती थी। साथ ही सुइन को ये बात भी पता चलती है कि उस पैरासाइट का नाम हाइडी है और उस दिन जब सुइन के ऊपर अटैक हुआ था तब हाइडी ने ही उसकी बॉडी पर कंट्रोल लेकर उसके सारे वॉन्ड को सही करा और उसके बाद वो उसकी ही बॉडी में रह गई। और उस वक्त वो काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी, इसीलिए वो किसी और की बॉडी में सरवाइव नहीं कर सकती। यहाँ पर वो सुइन को यही सजेशन देना चाहती थी कि वो किसी और पैरासाइट से ना मिले, क्योंकि अगर बाकी सभी पैरासाइट को पता चला कि सुइन का उसकी बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल है तो वो सभी सुइन को मार देंगे। अब सुइन इन सभी बातों से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, इसीलिए सोने से पहले वो इन सभी बातों को एक डायरी के अंदर लिखती है। पर जब उसकी आंख वापस से खुलती है तब वो देखती है कि उस डायरी के अंदर काफी सारी चीजें और भी लिखी हुई थी, जो सब असल में आईडी ने ही लिखा था ताकि वो सुइन को अपने बारे में सारी चीजें समझा सके। जो चीज देखने के बाद सुइन यहाँ पर और ज्यादा परेशान होकर बैठ जाती है। वहीं हम लोग किम और साथी कांग को देख पाते हैं जो कि उसी टास्क फोर्स के पास जा रहे थे जिसको चोई लीड करा करती थी। वहां पर जाने के बाद सबसे पहले उन सभी लोगों को चेक करा जाता है कि उनके अंदर कोई पैरासाइट मौजूद है या फिर नहीं। और जब किम और साथी कांग के बारे में सभी लोगों को कंफर्म हो जाता है तब उन दोनों को अंदर जाने दिया जाता है, जहां पर जाने के बाद उनकी मुलाकात होती है चोई से, जो कि उन्हें बताती है कि वो यहाँ पर मौजूद सभी पैरासाइट को जान से मारना चाहती है। तब चोई यहाँ पर मौजूद सभी ऑफिसर्स को पैरासाइट के बारे में बताती है कि वो इंसानों को खत्म कर यहाँ पर राज करना चाहते हैं। जो चीज जानने के बाद किम काफी ज्यादा शॉक थे। अब पैरासाइट के बारे में इतनी बातों को जानने के बाद किम को लगने लगता है कि सुइन के अंदर भी कोई पैरासाइट घुस गया होगा, इसीलिए उस दिन उसके सारे घाव बहुत जल्दी भर गए और वो काफी ज्यादा अजीब भी बिहेव कर रही थी। और अब यही सब बातें कंफर्म करने के लिए वो तुरंत ही सुइन के पास जाते हैं और उससे बातें करते हुए उसका एक बाल तोड़ लेते हैं, क्योंकि माना जाता था कि अगर किसी की बॉडी में पैरासाइट हो और उस इंसान का एक बाल तोड़ लिया जाए तो वो बाल तुरंत ही मुरझा जाएगा। पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुइन का केस काफी ज्यादा अलग था, तो उसके बाल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो चीज देखने के बाद किम उसको एक कीचेन गिफ्ट करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं।
जिसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर ही अपने साथी के साथ आती है और वो वापस से सुइन को बोलती है कि वो उनके साथ चर्च में चले। जो चीज जानने के बाद सुइन उनके साथ चर्च में जाने के लिए तैयार हो जाती है और उस जगह पर पहुंच जाती है, जहां हम लोग एक फादर को देख पाते हैं जो कि काफी सारे पैरासाइट को संबोधित करते हुए बता रहा था कि उनका मेन मकसद यही है कि वो यहाँ पर मौजूद सभी इंसानों को खत्म कर दें और उसके बाद यहाँ पर अपना राज कायम करें। जो चीजें जानने के बाद सुइन काफी ज्यादा घबरा गई थी, पर क्योंकि वो जानती थी कि उसकी एक गलती उसे मौत तक पहुंचा सकती है, इसीलिए अभी किसी के सामने वो इस बात को शो नहीं करती। अब वापस से हम लोग सैंगवू को देख पाते हैं जो कि ही का पीछा करते हुए इसी चर्च में पहुंच गया था, जहां पर आने के बाद वो तुरंत ही स्टोरेज रूम में जाता है जहां पर काफी सारे लोगों को मारकर रखा हुआ था। तब वहां पर चेकिंग करने के दौरान सैंगवू की नजर एक लाश पर पड़ती है जो कि असल में उसकी छोटी बहन जेनी की लाश थी। जो चीज देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है और इतने में ही वहां पर एक पैरासाइट भी आ गया था। तब सांगवू गुस्से में उस पैरासाइट के ऊपर एक कुल्हाड़ी से अटैक करता है, पर वो पैरासाइट को जान से नहीं मार पाता और अब उसके यहाँ पर होने की भनक बाकी सभी पैरासाइट को भी लग गई थी, इसीलिए वो तुरंत ही सांगवू के पीछे लग जाते हैं। लेकिन हम लोग सुइन को देख पाते हैं जिसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसे सैंगवू का पीछा करना चाहिए या फिर नहीं। तभी धक्का मुक्के में उसकी वो कीचेन जो कि किम ने उसे दी थी वो वहीं पर गिर जाती है। तब पैरासाइट का लीडर भी सुइन को इस तरह से देख रहा था। वहीं हम लोग सैंगवू को देख पाते हैं जो कि पैरासाइट से बचने के लिए जंगल में भागकर आ गया था। पर तभी यहाँ पर गैंगस्टर बॉस के वो साथी भी पहुंच जाते हैं जिनसे बचने के लिए सैंगवू अपनी बहनों के घर में गया था और अब वो यहाँ पर सैंगवू को जान से मारने ही वाले थे। तभी पीछे से काफी सारे पैरासाइट आ जाते हैं जिन्हें लगता है कि वो सारे के सारे गैंगस्टर सैंगवू के साथी हैं, इसीलिए वो उन सभी के ऊपर अटैक कर कर उन्हें जान से मार देते हैं। और उसी बीच हम लोग सैंगवू को देख पाते हैं जिसे यहाँ से भागने का मौका मिल गया था। तब रास्ते में यहाँ पर सांगवू को सुइन मिल जाती है जो कि उसके साथ यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। तब ये लोग कांगवू की एक दोस्त की गाड़ी में बैठते हैं और वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, पर उस दौरान एक पैरासाइट इन लोगों का पीछा कर रहा था। तो वो पैरासाइट यहाँ पर इन लोगों के ऊपर लगातार अटैक करता है और वो चीज देखने के बाद सुइन के अंदर का पैरासाइट भी बाहर आ जाता है। तब हम लोग हाइडी और साथ ही दूसरे पैरासाइट के बीच में एक घमासान लड़ाई देख पाते हैं, जिस दौरान कार का बैलेंस बिगड़ गया था और अब वो खाई में गिरने वाली थी। पर हम लोग सुइन को देख पाते हैं जो कि पहले ही गाड़ी से उतर गई थी और दूसरे पैरासाइट से लड़ाई कर रही थी। तब वो किसी तरह से उस पैरासाइट को खत्म करती है और जल्दी से कांगवू की गाड़ी के पास जाकर उसे गाड़ी में से निकाल लेती है। तब कांगवू की जान भी बच गई थी। और वहीं हम लोग चोई को देख पाते हैं जिसे अचानक से ही एक फाइल के थ्रू सुइन के केस के बारे में पता चलता है कि सुइन की बॉडी पर काफी सारे घाव थे जो कि अचानक से ही हील हो गए। जो चीज जानने के बाद चोई को समझ में आ जाता है कि सुइन के अंदर भी एक पैरासाइट है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग सुइन को देख पाते हैं जो कि अभी भी कांगवू के साथ थी और अब वो दोनों किम को कॉल कर चर्च के बारे में बताते हैं और उसके बाद उन्हें मिलने के लिए भी बुला लेते हैं। और जैसे ही ये बात चोई को पता चलती है कि किम सुइन से मिलने के लिए जा रहा है तो तुरंत ही वो अपने साथी के साथ किम का चुपके से पीछा करने लगती है। अब एक पार्क में हम लोग सुइन और साथी कांगवू को देख पाते हैं जो कि किम से मिलने के लिए यहाँ पर आए थे, जहाँ पर जाने के बाद जब किम सुइन से बात करता है तो उसे समझ में आ जाता है कि सुइन के अंदर भी एक अलग तरह का पैरासाइट है जो कि सुइन के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं करता। और अब सुइन यहाँ पर आईडी के बारे में कुछ बता ही पाती कि पीछे से चोई आ जाती है जो कि अपने साथ एक गन लेकर आई थी ताकि वो सुइन को जान से मार सके। तब यहाँ पर हम लोग कांगवू को देख पाते हैं जो कि चोई को रोकने की कोशिश कर रहा था। तब किम भी उसकी मदद करता है और हम लोग देख पाते हैं कि कांगवू और साथी सुइन को यहाँ से भागने का मौका मिल गया था और वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। तब उसी बीच हम लोग पुलिस की गाड़ी में उसी हंटिंग डॉग पैरासाइट को देख पाते हैं जिसको ये लोग हेलमेट पहनाकर बाकी सभी पैरासाइट के बारे में पता लगाया करते थे। उसके पास अचानक से ही एक दूसरा पैरासाइट आता है और उस पैरासाइट को जान से मार देता है। वहीं हम लोग सुइन और साथी कांगवू को देख पाते हैं जिनके पीछे अभी भी टास्क फोर्स लगी हुई थी। तभी अचानक से ही सुइन के अंदर का पैरासाइट बाहर आ जाता है और वो सांगवू को यहाँ से भागने को बोलता है। तब सांगवू भी उसकी बात को मानकर वहां से भाग जाता है। तभी यहाँ पर टास्क फोर्स वाले भी पहुंच जाते हैं जिन्होंने सुइन को पूरी तरह से घेर लिया था और वो उसे जान से मारने वाले थे। तब किम बीच में आकर सुइन को बचाने की कोशिश करने लगते हैं और इतने में ही चोई को भी इस बात की खबर मिलती है कि उनके उस पैरासाइट को किसी ने मार दिया है जिसकी मदद से ये बाकी पैरासाइट तक पहुंचा करते थे। जो चीज जानने के बाद तुरंत ही चोई उस डेड बॉडी के पास जाती है और तब जाकर हमें पता चलता है कि असल में वो बंदा कोई और नहीं बल्कि चोई का हस्बैंड था जिसके ऊपर एक पैरासाइट ने अटैक कर कर कब्जा कर लिया था और तब से ही चोई उसका यूज करती थी ताकि वो बाकी पैरासाइट को पकड़ सके।
तब चोई को काफी ज्यादा गुस्सा आती है, इसीलिए वो अपने पति के चेहरे से हेलमेट को उतारकर तुरंत ही सुइन के चेहरे पर लगा देती है। इसका मतलब यही था कि अब वो सुइन की मदद से बाकी सभी पैरासाइट को पकड़ने वाली थी। पर जब सुइन के टेस्ट करे जाते हैं तो टेस्ट के दौरान सामने आता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन है। पर इस बात को चोई पहचान नहीं पा रही थी, इसीलिए वो इस बारे में अपने सीनियर से बात करती है कि उन्होंने एक दूसरे पैरासाइट को पकड़ लिया है जिसकी मदद से ये बाकी पैरासाइट तक पहुंचेंगे। तब किम उसकी बात का विरोध करता है क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि सुइन एक नॉर्मल ह्यूमन है। इसीलिए वो बाकी सभी सीनियर के सामने सुइन की सारी रिपोर्ट्स रख देता है, जिससे ये साबित हो गया था कि सुइन असल में एक ह्यूमन ही है। तब इन लोगों की बातों से हम लोग ये भी जान पाते हैं कि सुइन अब कोमा में जा चुकी है। और ये सारी बातें सुनने के बाद सीनियर डिसाइड करते हैं कि वो सुइन को हेडक्वार्टर में शिफ्ट कर देंगे, जिससे किम बिल्कुल भी खुश नहीं था। वहीं हम लोग सुइन को देख पाते हैं जिसे एक रूम में चेयर से बांधकर रखा हुआ था और वहीं पर ही उसका इलाज भी चल रहा था। तब सुइन के सबकॉन्शियसनेस में हम लोग सुइन को देख पाते हैं जिसकी मुलाकात वहां पर हाइडी से होती है, जिससे बात करने के बाद सुइन को पता चलता है कि हाइडी ने जानबूझकर ही उसे इस जगह पर भेजा था ताकि किसी को भी उसके बारे में पता ना चल सके। और क्योंकि हाइडी जानती थी कि वो बाकी सभी पैरासाइट की तरह किसी और की बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर सकती, इसीलिए उसे सुइन को किसी भी तरह से प्रोटेक्ट करना था ताकि वो अपने आप को जिंदा रख सके। अब ये सारी चीजें जानने के बाद सुइन हाइडी को अपने बारे में भी बताती है कि कैसे उसके पिता बचपन में उसको और उसकी माँ को बहुत ज्यादा अब्यूज करा करते थे। तब उसकी माँ ने उसको छोड़ दिया और उसके बाद उसके पिता ने उसको ही अब्यूज करना चालू कर दिया। फिर 10 साल का होने पर सुइन ने उनकी कंप्लेन कर दी और उसके बाद से किम ही उसका ध्यान रखते हुए आ रहे थे। और अब यहाँ पर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों अब एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। खैर, बाहर की दुनिया में हम लोग किम को देख पाते हैं जो कि अब सैंगवू के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसकी मदद से इस बात को पता कर सके कि सुइन सच में एक पैरासाइट है या फिर नहीं। तो वो सैंगवू को कुछ ही देर में ढूंढ लेते हैं जो कि शहर से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद वो उससे पकड़कर सुइन के बारे में पूछताछ करना चालू करते हैं, जिससे उन्हें हाइडी के बारे में पता चलता है। और साथ ही ये बात भी पता चलती है कि सुइन के अंदर एक पैरासाइट तो मौजूद है पर वो ह्यूमंस की मदद को करना चाहता है। जो चीज जानने के बाद किम सैंगवू को ये बात बताते हैं कि सुइन को हेडक्वार्टर में शिफ्ट करा जा रहा है जहां पर उसके ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट होने वाले थे। जो चीज जानने के बाद सैंगवू काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। तब वो यहाँ पर किम को एक पैरासाइट के बारे में बताता है जो कि किम की ही टीम में मौजूद था। तब पहले तो किम को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता, पर सैंगवू उसे बताता है कि उसी पैरासाइट ने चोई के हस्बैंड की जान ली थी। जो चीज जानने के बाद किम यहाँ पर अपने सभी टीम मेंबर की फोटो एक एक करके सैंगवू को दिखाता है और सैंगवू उस पैरासाइट को पहचान लेता है। और वो पैरासाइट कोई और नहीं बल्कि किम का ही पार्टनर कांग था, जो जानने के बाद किम के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो वो सैंगवू को यहाँ पर काम देता है कि वो टास्क फोर्स के हेडक्वार्टर में घुसकर वहां से उस हेलमेट का रिमोट चुरा ले जिसकी मदद से पैरासाइट को कंट्रोल करा जाता था। और अगर वो पकड़ा भी जाता है तो किम उसको छुड़वा देता। और किम ये सब इसीलिए कर रहा था ताकि वो सुइन की भागने में मदद कर सके। वहीं हम लोग कांग को देख पाते हैं जो कि बाकी सभी पैरासाइट को बता देता है कि सुइन नाम की एक पैरासाइट को एक हेडक्वार्टर में शिफ्ट करा जा रहा है जहां पर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होने वाले थे। और क्योंकि एक्सपेरिमेंट होने से बाकी सभी पैरासाइट के ऊपर भी खतरा आ सकता था, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो सुइन को हेडक्वार्टर पहुंचने से पहले ही छुड़वा लेंगे। अब वहीं हम लोग सैंगवू को देख पाते हैं जो कि अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए उस जगह पर घुस गया था जहां पर वो रिमोट मौजूद था। तब वो एक सोल्जर को मारकर उसके ड्रेस को चुरा लेता है और उस रिमोट को चुराने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी वहां पर चोई पहुंच गई थी जो कि तुरंत ही उस रिमोट को उठा लेती है। और तब वो सैंगवू को एक सोल्जर समझते हुए ऑर्डर देती है कि वो उसी गाड़ी में रहेगा जिसमें सुइन थी, जिस पर सैंगवू भी मान गया था। तब हम लोग सुइन को देख पाते हैं कि उसे एक ट्रक में लोड कर हेडक्वार्टर की तरफ लेकर जाया जा रहा था, पर अचानक से ही ब्रिज में बहुत बड़ा जाम लग जाता है, जो जाम असल में पैरासाइट ने लगवाया हुआ था ताकि वो सुइन को छुड़वा सके। तब यहाँ पर काफी सारे पैरासाइट पहुंच जाते हैं और ग्रे टास्क फोर्स से लड़ाई करना चालू कर देते हैं। तब सैंगवू भी अपना दिमाग लगाते हुए बाहर आता है और चोई के पीछे पीछे चलने लगता है। और जैसे ही उसे मौका मिलता है वैसे ही वो उस रिमोट को उठाकर सुइन को फ्री कर देता है। और जैसे ही सुइन के सर से हेलमेट उतरता है वैसे ही हाइडी भी सुइन को पूरी तरह से सही कर देती है। और उसी दौरान हम लोग देख पाते हैं कि सुइन तुरंत ही सैंगवू के साथ एक गाड़ी में बैठकर भागने लगती है। और उनके पीछे ही कैंग और किम की गाड़ी थी जो कि उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी। पर अचानक से ही हम लोग कैंग को देख पाते हैं जो कि अपनी गाड़ी को एक दूसरे रास्ते पर मोड़ लेता है। जैसे देखने के बाद सैंगवू समझ गया था कि किम अब बहुत बड़े खतरे में आ गए हैं, इसीलिए वो भी तुरंत अपनी गाड़ी को उनकी गाड़ी के पीछे लगाता है। और दूसरी तरफ हम लोग कैंग को देख पाते हैं जो कि किम को उसी फादर के पास लेकर आ गए थे जो कि पैरासाइट को समझाता था।
जहां पर जाने के बाद हमें उन लोगों की बातों से ये बात समझ में आती है कि असल में कैंग खुद एक पैरासाइट नहीं है, बल्कि वो पैरासाइट का साथ देता है ताकि उसे बहुत ज्यादा पैसे मिल सके। जो चीज जानने के बाद किम को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और अब वो गुस्से में कैंग को जान से मारने ही वाला था कि तभी वहां पर मौजूद फादर अपने पैरासाइट की मदद से किम का सर धड़ से अलग कर देता है। और इतने में ही यहाँ पर सुइन भी पहुंच गई थी, जिसने ये सारा का सारा नजारा अपनी आंखों से देख लिया था। तब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो तुरंत ही उस फादर के ऊपर अटैक कर देती है जिसने किम की जान ली थी। पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाइडी इतनी ज्यादा पावरफुल पैरासाइट नहीं थी, तो फादर उसे कभी भी मार सकता था। पर उतने में ही वहां पर सैंग वो पहुंच जाता है, जो कि गाड़ी लाकर तुरंत ही फादर वाले पैरासाइट को ठोक देता है। तब तुरंत ही सुइन भी उसकी गाड़ी में बैठती है और यहाँ से भागने लगती है। वहीं हम लोग फादर वाले पैरासाइट को देख पाते हैं, जो कि फादर की बॉडी से निकलकर अब किम की बॉडी में चला गया था, ताकि वो हर उस हेडक्वार्टर के बारे में पता लगा सके जिसमें पैरासाइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। अब रास्ते में हम लोग सैंगवू और साथ ही सुइन को देख पाते हैं, जहाँ पर सैंगवू सुइन को अपने बारे में बता रहा था कि कैसे इन सभी पैरासाइट ने मिलकर उसकी छोटी बहन जेनी की जान ले ली थी। जिसके साथ ही ये सीन यहाँ से पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम लोग जेनी को देख पाते हैं, जो अब अपने घर में पहुंचती है तो वो देखती है कि ही की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी और ही डॉक्टर के पास जाने की बजाय एक फादर के पास पहुंच जाती है। पर तब तक एक पैरासाइट ने ही की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया था, लेकिन जेनी को इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता। और फिर जब वो इस बारे में अपनी बहन से सवाल पूछना चालू करती है तो फादर को लगता है कि शायद जेनी को उनके बारे में पता चल गया है, इसीलिए वो तुरंत ही के साथ मिलकर जेनी के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है। तब जेनी वहां से भागती है और सैंगवू को मैसेज करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो सैंगवू को मैसेज कर पाती उससे पहले ही वहां पर ही और साथी फादर पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत बुरी तरह से उसकी जान ले लेते हैं। अब वहीं हम लोग हेडक्वार्टर में देख पाते हैं, जहां पर सभी सीनियर ऑफिसर चोई के ऊपर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि उनके हाथों से सुइन निकल गई थी। तब चोई डिसाइड करती है कि वो जल्दी से जल्दी सभी सिचुएशन को संभाल लेगी और जल्दी ही सुइन को भी ढूंढ लेगी। साथ ही इन लोगों की बातों से हम लोग ये भी जान पाते हैं कि कुछ ही समय में शहर के अंदर एक फेस्टिवल होने वाला था, जिसमें बहुत सारे लोग आते और साथ ही पैरासाइट का भी ये प्लान था कि वो सभी लोगों को मारकर उनके ऊपर कब्जा कर लेंगे। और ये सारी चीजें होने से पहले ही चोई को किसी भी हालत में सभी पैरासाइट को रोकना था। आगे हम लोग सैंगवू और साथ ही सुइन को देख पाते हैं, जो कि सैंगवू के ही एक दोस्त के घर में आए थे, जहां से ये अगले दिन शहर के बाहर जाने वाले थे। लेकिन सुइन, जिसने पैरासाइट की वजह से अपने अंकल को खो दिया था, वो डिसाइड करती है कि वो किसी भी हालत में सभी पैरासाइट का खात्मा कर रहेगी। पर सैंगवू से रोकने की कोशिश करने लगता है, जिस पर पहले तो सुइन मान जाती है। पर रात में हम लोग देख पाते हैं कि सैंगवू के सोने के बाद सुइन तुरंत ही उसके पर्स से काफी सारे पैसे चुराती है और वहां से निकल जाती है। जहां से निकलने के बाद उसने चोई को कॉल करा था ताकि चोई उसकी मदद कर सके। पर वो चोई को जब अपनी कंडीशन के बारे में और साथ ही किम की मौत के बारे में बताती है तो चोई को उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। इसीलिए सुइन चोई को अकेले में मिलने के लिए बुलाती है, जिस पर चोई भी मान गई थी और ये दोनों अब एक बिल्डिंग की टेरेस पर मिलती हैं, जहां पर सुइन चोई को काफी बार समझाने की कोशिश करती है कि वो उसका साथ देना चाहती है। पर चोई को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब पैरासाइट की कोई चाल है। इसीलिए वो दूसरी तरफ से काफी सारे सोल्जर को सुइन के पास भेज देती है, जिनके हाथों में वही हेलमेट था जिसकी मदद से ये सुइन को कंट्रोल कर सकते थे। जो देखकर सुइन समझ गई थी कि चोई उसकी कोई भी मदद नहीं करने वाली, इसीलिए वो यहाँ की छत से कूद जाती है और जाने से पहले वो चोई को ये बता जाती है कि किम भी अब एक पैरासाइट है। पर अभी भी चोई को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। तब नीचे हम लोग देख पाते हैं कि सुइन की मदद करने के लिए यहाँ पर सैंगवू पहुंच गया था, जो कि अपनी गाड़ी में सुइन को बिठाकर यहाँ से वापस से अपने घर की तरफ जाने लगता है। तब रास्ते में सैंगवू को इसके दोस्त का कॉल आता है और दूसरी तरफ से ही बात कर रही थी, जिसने सैंगवू के दोस्त को पकड़ लिया था और वो तुरंत ही सैंगवू को वहां पर सुइन के साथ बुलाती है। जो चीज जानने के बाद सैंगवू काफी ज्यादा घबरा गया था, पर क्योंकि वो अपने दोस्त को मरने नहीं दे सकता था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो सुइन के साथ वहां पर जाएगा। पर वहां पर जाने से पहले ये लोग प्लान बनाते हैं कि सुइन बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करेगी कि वो एक पैरासाइट हो, क्योंकि असल में सुइन अभी हाइडी को बाहर नहीं ला सकती थी, क्योंकि जब फादर से लड़ाई हुई थी तब उस टाइम पर हाइडी काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी, इसीलिए वो 3 दिन की डीप स्लीप पर चली गई थी। लेकिन वहां पर जाने के बाद ये लोग सब कुछ गुड़ गोबर कर देते हैं, जिससे ही को सुइन के ऊपर शक हो जाता है और वो तुरंत ही उनके ऊपर अटैक करना चालू कर देती है। तब सैंगवू तुरंत ही के ऊपर अटैक कर देता है और हम लोग सैंगवू के दोस्त को भी देख पाते हैं, जो कि सैंगवू की मदद कर रहा था।
और तब वो सैंगवू और साथी सुइन को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है और सैंगवू और साथी सुइन को यहाँ से भागने का टाइम मिल जाता है। जिसके बाद सुइन यहाँ से भागकर तुरंत ही चोई को कॉल करती है और उसे उस चर्च के बारे में बता देती है जहाँ पर बहुत सारे पैरासाइट मौजूद थे। तब चोई तुरंत ही अपने सभी साथियों के साथ उस चर्च में जाने के लिए निकलती है जहाँ पर सभी पैरासाइट मौजूद थे ताकि वो उन सभी पैरासाइट को जान से मार सके। तब सुइन भी उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि इससे चोई की जान को खतरा हो सकता था। साथ ही हम लोग चोई की बातों से ये भी जान पाते हैं कि उसे सुइन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसीलिए वो तुरंत ही चर्च में पहुंचने के बाद वहां पर मौजूद सभी पैरासाइट को जान से मार देती है। और अब हम लोग किम के अंदर मौजूद पैरासाइट को भी देख पाते हैं जो कि वहां पर एक पैरासाइट को जान से मार देता है ताकि वो चोई को अपने ऊपर भरोसा दिला सके और उसकी ये तरकीब काम कर जाती है। तब सुइन इस बात को समझ गई थी कि पैरासाइट उनके दिमाग से परे किसी बहुत ही बड़े प्लान को अंजाम देने वाले हैं। फिर जब सैंगवू अपना थोड़ा सा दिमाग लगाता है तब जाकर उसे याद आता है कि जो फेस्टिवल होने वाला है उसमें मेयर भी आने वाले हैं और तब वो फादर वाला पैरासाइट उस मेयर के अंदर घुस जाएगा ताकि वो पूरे शहर पर अपना कंट्रोल कर सके। और क्योंकि इन्हें अब तक ये बात तो समझ में आ गई थी कि पुलिस वाले इनकी मदद नहीं करने वाले, इसीलिए डिसाइड करते हैं कि ये खुद ही उन सभी पैरासाइट को रोकेंगे। वहीं हम लोग फादर वाले पैरासाइट को देख पाते हैं जो कि किम की बॉडी के अंदर था और वो चोई को अपने ऊपर और भरोसा दिलाने के लिए सुइन और साथी यी के बारे में मीडिया में बता देता है कि उन्होंने सभी पैरासाइट को तो मार दिया है पर यही 2 पैरासाइट जिंदा बचे हैं। और जैसे ही ये न्यूज यी के अंदर मौजूद पैरासाइट देखती है तो उसे फादर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तब वो डिसाइड करती है कि वो सैंगवू और साथी सुइन के साथ मिलकर फादर को खत्म करेगी ताकि वो उससे बदला ले सके। जिस पर अब सैंगवू और साथी सुइन भी यी का साथ देने के लिए मान गए थे। वहीं हम लोग चोई को देख पाते हैं जिसे अब धीरे धीरे कर किम के ऊपर शक होना चालू हो गया था क्योंकि वो किम जो कि सुइन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था वो अब खुद ही सुइन को फंसाना चाहता था। जो चीज जानने के बाद चोई समझ जाती है कि कहीं ना कहीं सुइन सच्चाई कह रही थी, इसीलिए जब अगली बार सुइन चोई को कॉल करती है तो चोई उसकी बात को अच्छे से सुनती है और समझ जाती है कि फेस्टिवल के दरमियान में क्या होने वाला है। और वहीं हम लोग फेस्टिवल में देख पाते हैं कि किम और कांग वहां पर पहुंच गए थे। तब अपने प्लान के अकॉर्डिंग वहां पर मौजूद सभी पैरासाइट सभी ह्यूमंस के ऊपर अटैक करने लगती हैं और कैंग तुरंत ही किम को लेकर मेयर की तरफ जाने लगता है ताकि वो प्रोटेक्शन का बहाना देकर मेयर को ही जान से मार सके। लेकिन तब तक सैंगवू भी वहां पर पहुंच गया था ताकि वो मेयर की मदद कर सके, जो कि मेयर को लेकर एक जगह की तरफ जाने लगता है ताकि वो मेयर की जान को बचा सके। वहीं हम लोग यी और साथी सुइन को देख पाते हैं जो कि साथ में अंदर आते हैं और मेयर के पास आकर खड़े हो जाते हैं। फिर जैसे ही वहां पर कांग और साथी किम पहुंचते हैं वैसे ही इधर से आईडी और साथी यी उन दोनों के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं, जिस दौरान हम लोग देख पाते हैं कि ये काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो किसी भी हालत में फादर वाले पैरासाइट को खत्म करना चाहती थी, जिस दौरान वो खुद भी काफी ज्यादा घायल हो गई थी। पर अभी के टाइम पर भी वो फादर वाले पैरासाइट से लड़ती रहती है और किसी तरह से उसे जान से मार देती है, पर अब वो खुद भी मारी गई थी। तब हम लोग फादर वाले पैरासाइट को देख पाते हैं जो कि तुरंत ही कांग की बॉडी में घुस जाता है क्योंकि कांग की बॉडी में कोई और पैरासाइट मौजूद नहीं था। तब हाइडी उस पैरासाइट से लड़ाई करने लगती है, जिस दौरान हम लोग देख पाते हैं कि वो फादर वाला पैरासाइट हाइडी के ऊपर बहुत बुरी तरह से हावी पड़े जा रहा था और अब वो फादर वाला पैरासाइट सुइन और साथी हाइडी को यहाँ पर जान से मारने ही वाला था। पर सही टाइम पर यहाँ पर चोई पहुंच जाती है जो कि शूट कर फादर वाले पैरासाइट को खत्म कर देती है। और ये सब देखने के बाद आईडी भी तुरंत ही सुइन के बॉडी के अंदर चली गई थी, जिससे सुइन भी नॉर्मल ह्यूमन की तरह लगने लगती है। और क्योंकि अब तक चोई को भी इस बात पर भरोसा हो गया था कि सुइन वाला पैरासाइट किसी भी ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो सुइन को पूरी तरह से फ्री छोड़ देगी। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर अब सुइन के अलावा इस शहर में कोई और पैरासाइट मौजूद नहीं था। साथ ही सुइन के बारे में चोई और साथी सैंगवू के अलावा किसी और को नहीं पता था, इसलिए वो बड़े आराम से इस जगह पर रह सकती थी। तब हम लोग सैंगवू और साथी सुइन की बातों से जान पाते हैं कि सैंगवू ने भी टास्क फोर्स को ज्वाइन कर लिया है और वो चाहता है कि सुइन भी उसे ज्वाइन कर ले। और वही टास्क फोर्स के हेडक्वार्टर में हम लोग देख पाते हैं कि चोई के पास एक जापानी बंदा मिलने के लिए आता है और वो उसे पैरासाइट के बारे में कुछ बताना चाहता था, जिसके साथ ही ये सीरीज का सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।